स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ चैनल। आई एम शुभम शर्मा, आई एम योर इकोनॉमी फैकल्टी। और आज हम डिस्कस करेंगे यूएस फेड के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट कट किया जा रहा है उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि यूपीएससी के संदर्भ में, बट कि इन जनरल भी अगर आप इकोनॉमी जानना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट रेट कट करा क्यों जाता है, ये हमें समझना होगा। फिर यूएस फेड के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट कट करा गया उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है, ये हमें जानना होगा। और ग्लोबल इकोनॉमी भी इससे कैसे प्रभावित हो सकती है, इसे हम समझेंगे आज की क्लास में। तो इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि यूएस फेड के द्वारा अगर रेट कट किया गया है तो उसके पीछे के रीजन क्या है, क्यों ये फेड ने ये रेट कट किया है। तो इसको जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें बैंकिंग सिस्टम को एक बार थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज कंसिडर्ड एज एपेक्स बैंक। ये हमारा एपेक्स बैंक है, ये हमारा बैंक, ये हमारा एक तरह से कह दे कि इंडियन कंटेक्स्ट में बैंकर टू द बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब सबसे ऊपर ये माना जाता है, अपेक्स बैंक है। देन वी हैव कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक हमारे कौन कौन से हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। एंड देन वी हैव कंज्यूमर्स। तो हम जो कंज्यूमर्स हैं वो कमर्शियल बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनसे लोन ले सकते हैं। और ये कमर्शियल बैंक्स जो है मनी वो कहां से लेते हैं, वो सेंट्रल बैंक से लेते हैं। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं ले सकते। ये क्लियर हो गई बात। अब जानना जरूरी है कि ये इंटरेस्ट रेट्स कट करे क्यों जाते हैं, व्हाई दीज इंटरेस्ट रेट्स कट इज बीइंग डन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इंटरेस्ट रेट्स कट जो हैं ये क्यों करे जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये रेट कट क्यों होते हैं, व्हाई दिस रेट कट इज बीइंग डन। तो इसके लिए एक बार हमें इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा जल्दी से। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड जब सप्लाई से ज्यादा हो जाए। जब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं उसको इन्फ्लेशन। और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 कार अवेलेबल है, 100 कार सबकी सप्लाई है और डिमांड है 300 कार्स की। 300 गाड़ियों की डिमांड है और अवेलेबल गाड़ियां सिर्फ 100 ही हैं। तो इस केस में क्या होगा, कार की प्राइसेस बढ़ जाएगी। और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमी में मनी फ्लो ज्यादा होता है। पीपल हैव मोर मनी विद देम। इसको मैं सिंपल करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पापा ने कहा, आपके पापा एक सेंट्रल बैंक है, आपकी मदर कमर्शियल बैंक है और आप कंज्यूमर एज अ सिटीजन है। अब आपके लिए हमेशा इजी है मम्मी से पैसे मांगना, मम्मी पैसा चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मम्मी आपकी बहू को इंप्रेस करना है इसलिए पैसा चाहिए, तो व्हाट्सोएवर। लेकिन पापा से पैसा लेना थोड़ा सा टफ है, तो मम्मी पापा से एजीओजी करके पैसे लेती हैं और फिर वो पैसे वो आपको दे देती हैं। इसी तरह से हमारा मनी फ्लो चलता है। अब एक बार समझिए कि मान लीजिए आप ORN में पढ़ाई कर रहे हैं और रैंडमली पापा आ जाते हैं किसी दिन। पापा देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई की जगह पे पार्टी कर रहा है, बच्चे ने नाइट आउट मार रखा है बढ़िया वाली पार्टी के साथ में। तो इस केस में क्या हो रखा है, पापा को क्या लगेगा, पापा को लगेगा कि ये जो बच्चा है इसके पैसे मुझे कम करने पड़ेंगे, इसकी मंथली इनकम जो है, इसकी मंथली पॉकेट मनी जो है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पापा मम्मी को बोलेंगे क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, पैसे इसके कम करो। तो इस केस में क्या है, मनी फ्लो जो है, क्योंकि वो ज्यादा था तो मनी फ्लो को कम करना पड़ेगा। और मनी फ्लो को हम कैसे कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा के। तो यहां पर सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर हाई इंटरेस्ट पे लोन देगा, और जब कमर्शियल बैंक्स को हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वही कमर्शियल बैंक्स इंडिविजुअल्स को भी हाई इंटरेस्ट पे लोन देंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये होता है पूरा इन्फ्लेशन के केस में। अब अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, इकोनॉमी में अगर रिसेशन आ जाए, इसका मतलब क्या है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, ठीक है, तो प्राइस फॉल करेगी। वही एग्जाम्पल वापस चलते हैं। पापा एकदम से रैंडमली आ गए, पापा ने देखा कि बच्चा गर्मी में, मई की गर्मी में 48-49 डिग्री टेम्परेचर में पसीनों में लथपथ हो गया पढ़ाई कर रहा है। पापा को दया आ गई, पापा ने कहा यही मेरा मनोज अगला IPS बनेगा। तो पापा ने क्या कहा, पापा ने कहा मम्मी को इसको अच्छे AC कमरे में रुकवाओ। तो इस केस में क्या है, मनी फ्लो आपका बढ़ाना है। तो यहां पर क्या है, मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स को कट करा जाएगा। RBI कमर्शियल बैंक को बोलेगी भाई डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही, सप्लाई गाड़ियों की 1000 है, डिमांड सिर्फ 300 है, रेट कट करो ताकि लोग गाड़ियां खरीदें, लोग घर खरीदें। ये इस तरह से फेड या RBI स्टेप्स लेते हैं।
तो अब बात यह है कि यूएस फेड ने यह काम क्यों किया, यूएस फेड ने रेट कट क्यों किया? क्योंकि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा था, अमेरिका में रिसेशन आ रहा था, अमेरिका के लोगों को नौकरियां चाहिए थी, अमेरिका में मनी फ्लो रिड्यूस था। इस वजह से अमेरिका के द्वारा यह स्टेप लिया गया। अब इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या आएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, यूएस सिटीजन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, यूएस के लोगों को पता लगता है कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, वो बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग करने के बाद क्या करेंगे, वो यूएस में भी खर्चा करेंगे और भारत में भी खर्चा करेंगे, क्योंकि उनको पता है यहां पर डॉलर स्ट्रांग है रुपए से। इसका मतलब अगर वो $10 इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो भारत की करेंसी का उनको 700 रुपए मिलता है। तो दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे विल इन्वेस्ट मोर इन इंडिया, और इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व आएगा, इंडिया में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, इंडिया में यूएस करेंसी ज्यादा आ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी का फ्लो बढ़ जाए और वो भी अगर डॉलर का फ्लो बढ़ जाए तो इससे क्या होता है, इसको भी समझाता हूं मैं आपको। आपने जब आप दिल्ली में या जब आप कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए घर से निकले थे, उससे पहले आप घर का ही खाना खाते होंगे। तो मम्मी बहुत अच्छा राजमा या दाल या कड़ी बनाती थी, तो हम बोलते थे यार दाल में मज़ा नहीं आ रहा, मम्मी इसमें छोकन नहीं है, इसमें प्याज नहीं है, इसमें वो नहीं है। लेकिन जब आप कॉलेज की मेस का खाना आपने खाया, ओआरएन में आपने जब खाना खाया, देन यू रियलाइज यार मम्मी की जो दाल थी उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो यू विल रियलाइज द वैल्यू वंस यू विल कम आउट ऑफ योर प्लेस, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सिमिलरली व्हेन एनीथिंग इज मोर इन सप्लाई, अगर यूएस की करेंसी भारत में ज्यादा आ जाएगी तो इससे क्या होगा, यूएस का डॉलर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और जो करेंसी इजीली अवेलेबल होती है उसकी डिमांड वो डेप्रिशिएट करती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। वहीं अगर एक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो हमारा रुपया एप्रिशिएट होगा। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कब होगा, जब रुपी फ्लो इज मोर, रुपी फ्लो इज मोर एंड डॉलर इज लेस इन सप्लाई, डॉलर इज लेस इन सप्लाई। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो $1 पहले 70 का मिलता था, जो $1 पहले 70 रुपीस का आता था, अब उस वजह से क्या होगा, $1 हो जाएगा 80 रुपीस का, क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम है, रुपी यहां पर डेप्रिशिएट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, $1 जो पहले 70 में होता था वो अब 80 का हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपकी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी आपकी एक्सपोर्ट इनकम, क्योंकि अगर आप पहले कोई टी शर्ट $1 में अमेरिका में बेचते थे तो आपको 70 रुपीज मिलते थे, अब आपको उसी 70 रुपीज की जगह कितना रुपए मिलेंगे, आपको 80 रुपीज मिलेंगे। तो जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, जब रुपी कमजोर होता है, तो हमारी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ जाती है, तो एक्सपोर्ट इनकम हमारी यहां पे बढ़ जाएगी। वहीं अगर मान लीजिए रुपी हमारा एप्रिशिएट हो रहा है, अगर रुपी हमारा एप्रिशिएट हो रहा है तो उससे क्या होगा, डॉलर फ्लो इज मोर, डॉलर फ्लो इज मोर एंड रुपी इज लेस इन सिस्टम, रुपी इज लेस इन सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर रुपया कम है सिस्टम में तो रुपी विल एप्रिशिएट, और रुपी अगर एप्रिशिएट होता है इसका मतलब क्या है, अगर $1 70 था तो अब $1 हो गया हमारा 60। इस वजह से क्या होगा, हमारी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको फटाफट से, अगर रुपया एप्रिशिएट होता है तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट इनकम गिर जाती है। वहीं अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो हमारी एक्सपोर्ट इनकम बढ़ती है, लेकिन हमारी इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो यह हमें ध्यान रखना है। तीसरा इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर बदलाव आ सकता है। जैसे चीजें इंडिया में कंपैरेटिवली कम सस्ती हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट कम हो रही है। अब जब इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट कम हो रही है तो इंडिया में चीजों की कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। तो हमारा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, हमारा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भारत की करेंसी एप्रिशिएट कर रही है ना। तो अगर भारत की करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन
इससे हमारी कंट्री में डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इंपोर्ट सस्ते हो गए हैं तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, इस कारण लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कीमतों से नहीं, लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होगा लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट कम है, इसके कारण लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो स्वाभाविक है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीकेशन, अब इससे आरबीआई क्या स्टेप्स लेगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कट भी कर सकता है शुरुआत में। और कट क्यों करेगा इंटरेस्ट रेट्स को? ताकि अगर इकोनॉमी भारत की रिसेशन में चल रही है तो वो रिसेशन से इन्फ्लेशन की तरफ मूव करे, भारत में जो एक स्लो डाउन है वो कम हो जाए और भारत के लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाए, भारत के लोगों में मनी फ्लो ज्यादा आ जाए। तो इमीडिएट बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कट भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाता है ज्यादा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा भी सकती है। ये साइकिल चलती रहती है। तो जब आरबीआई को लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो इंटरेस्ट रेट को कट कर देंगे, और जब अगर उनको लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ मूव कर रही है तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होगा? इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट कम हो गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो क्रूड ऑयल है इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, ट्रेड रिलेशंस बेहतर होंगे, ट्रेड इफेक्टिव हो जाएगा, और साथ साथ में जब यूएस की इकोनॉमी में इंपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे तो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील, इंडिया, इनके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। अगला इंपैक्ट ऑन इंडियन बोरोवर्स। इंडियन बोरोवर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? अगर मान लीजिए डॉलर का इनफ्लो बढ़ रहा है और रुपी एप्रिशिएट कर रहा है, जैसे $1.70 से $1.60 हो गया, तो अब इंडियंस ने अगर कोई लोन ले रखा है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति है सुरेश, उसने $100 का लोन ले रखा है, तो पहले उसको पे करने होते हैं 100 × 70, अब उसको पे करने होंगे 100 × 60, क्योंकि रीपेमेंट हमेशा करंट रेट पे होता है अगर वो फ्लोटिंग लोन है तो यहां पर उसकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड लास्ट इज इंपैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। ये हमने इंपैक्ट समझे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप पॉज करिएगा फिर इसको अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ यूएस फेड रिजर्व कट। A rate cut by US Fed tends to weaken the US dollar in global currency market। बिल्कुल सही है, यूएस फेड के द्वारा कट करने से इनफ्लो बढ़ेगा यूएस का, तो रुपी यूएस जो है वो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। यूएस फेड रेट कट कैन इंक्रीज कैपिटल इनफ्लो टू इमर्जिंग मार्केट। बिल्कुल सही है, इंडिया में यूएस का डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाएगा। तीसरा, अ रिडक्शन इन यूएस इंटरेस्ट रेट टिपिकली लेड टू डिक्लाइन इन कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल। जी नहीं, गलत। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, बाकी कमोडिटीज की प्राइस कम हो सकती है जिनकी डिमांड कम है, लेकिन क्रूड की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि यूएस डॉलर कम हो गया है, कॉस्ट उसकी कम हो गई है, इस कारण लोग क्रूड ऑयल की डिमांड ज्यादा करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां गलत है, 1 और 2 आर द करेक्ट वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आज से 11 अक्टूबर से हमारा P2I बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जिसमें 2025 का अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं। इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, 20,999, और इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं दैट इज SBS लाइफ, तो आपको इसमें एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। माई कूपन कोड इज SBS लाइफ, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है तो भी आप तैयारी करिए आराम से 1.5 साल, और अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो ये हमारे अभी रीसेंट बैचेस हैं। डू ज्वाइन स्टडी IQ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज। और ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें 1000+ आवर लाइव क्लासेस मिलेंगी, आंसर राइटिंग होगी, मेंटरिंग होगी, कंप्लीट सिलेबस आपको ढंग से कराया जाएगा, और ये सब स्टडी IQ के कोर्सेज आप मेरे कूपन कोड से ले सकते हैं, जिससे आपकी प्राइसेस और कम हो जाएगी। कोई मॉड्यूल खरीदना हो, कोई बुक खरीदनी हो, या कोई कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन यूज माय कूपन कोड। आप लोग सब मुझसे इंस्टा और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ऊपर मेरी टेलीग्राम ID है और नीचे मेरा इंस्टाग्राम है, इससे जुड़िए। मैं आपको रिसेंट में
जो जो इकोनॉमी न्यूज़ आ रही है उनके बारे में अपडेट करता रहूँगा, अच्छे आर्टिकल्स हम शेयर करेंगे, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल वी कैन डन. सो टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.